Hello everyone, welcome back to the classes of Abhay sir. I am back with a new video, new concept from your chapter Atoms and Molecules for class 9. तो ये क्या है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि इसके अंदर हमको जो कॉन्सेप्ट पढ़ना है वो आपके लिए क्या है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके फ्यूचर क्लासेस के लिए क्या है इंपॉर्टेंट है, स्पेशली क्लास 11th के लिए क्या है ये इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम बात करते हैं कि एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आखिर होते क्या हैं, तो अगर आप देखिएगा कि हमारे चारों तरफ बहुत सारी चीज़ें दिखाई देती है ना, हमारे सारे क्या चारों तरफ क्या बहुत सारी चीज़ें दिखाई देती है। तो इससे पता चलता है कि जितनी भी चीज़ें हैं वो किससे मिलकर बनी होती हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बनी होती हैं। जैसे चाहे आप शुगर की बात कर ले, सॉल्ट की बात कर ले, चेयर की बात कर ले, या हम खुद की बात कर लेते हैं। हर एक चीज़ क्या है, छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बनी होती है, जिसे हम एटम्स बोल सकते हैं और मॉलिक्यूल्स बोल सकते हैं। तो अगर हमको समझना होगा कि एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स किस तरह से किसी चीज़ को बनाने के लिए यूज होते हैं, तो इसके लिए क्या किया गया है, कुछ केमिकल कॉम्बिनेशन लॉ दिया गया है, जो हमें इस सेक्शन के अंदर क्या करना है, पढ़ना है। फिर हमको एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के अंदर हमें फॉर्मूला मेकिंग पढ़ना है कि एटम्स किस तरह से फॉर्मूला मेकिंग करते हैं, उसका फॉर्मूला मास कितना होता है, और मास को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। या हम बोल सकते हैं कि गैसेस में कितने किसी गैसेस में कितने मास प्रेजेंट है, कितने एटम्स प्रेजेंट है। यहाँ इस सेक्शन के अंदर हमें ये पढ़ना है कि एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में कितने एटम्स प्रेजेंट है। तो ये सब हमको क्या करना है, इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब हम बात करेंगे केमिकल कॉम्बिनेशन लॉ की। क्या देखेंगे, केमिकल कॉम्बिनेशन लॉ, केमिकल कॉम्बिनेशन लॉ। तो इस हम केमिकल जो कॉम्बिनेशन लॉ था वो पहला था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जो सेकेंड था वो था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। एंड जो थर्ड था वो था लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो इसमें हमने देखा कि जो केमिकल कॉम्बिनेशन लॉ होता है वो तीन होते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन एंड लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। लेकिन हमको इस सेक्शन के अंदर जो पढ़ना है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को पढ़ना है और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को। लेकिन जो लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन है उसको हम हायर स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे, क्लास 11 से पढ़ना है। तो अगर हम बात करते हैं फर्स्ट में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की, तो ऐसा देखा गया कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान कि जब कोई रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करते हैं और नए सब्सटेंस बनाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। तो जो देखा गया कि जो रिएक्टेंट का जो मास होता है और जो प्रोडक्ट का मास होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। वो क्या होता है, इक्वल होता है। इट मीन्स कि जब कोई रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करके वो नए सब्सटेंस में भले ही कन्वर्ट हो गए, जब क्या हुए, बहुत सारे जब रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट हुए और वो नए सब्सटेंस में भले ही कन्वर्ट हो गए, लेकिन जो उसका मास पे ना तो इंक्रीजमेंट हुआ, ना तो इंक्रीज किया और ना तो डिक्रीज किया। दैट मीन्स कि जो उसका मास था वो क्या था, कांस्टेंट था। ऐसा बहुत सारे केमिकल रिएक्शन द्वारा किया गया और देखा गया कि रिएक्टेंट का जो मास होता है और जो प्रोडक्ट का मास होता है वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। दैट मीन्स इस तरीके से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को क्या किया गया, डिफाइन किया गया। तो जो इसको डिफाइन किए थे वो साइंटिस्ट थे लुविशियर ने। तो उन्होंने बताया क्या, उन्होंने बताया कि उनका स्टेटमेंट क्या था, उनका स्टेटमेंट हम लिख देते हैं। उन्होंने बताया था कि मास कैन एक मिनट, mass can neither be created nor be destroyed. It can change from one form to another form. दैट मीन्स कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान मास क्या होगा, ना तो उसको हम क्रिएट कर सकते हैं और ना तो उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन वो क्या होगा, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ये था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का स्टेटमेंट जो लुविशियर ने बताया था। जैसे हम सपोज कर लेते हैं, बात करते हैं, जैसे सपोज कीजिए कि कोई रिएक्टेंट है,
कोई रिएक्टेंट है, तो रिएक्टेंट है तो फिर से उस अगर रिएक्टेंट आपस में जब रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे। तो अगर मान लीजिए कि रिएक्टेंट का अगर मास हम 15 ग्राम ले रहे हैं और जो प्रोडक्ट का मास भी क्या होगा 15 ग्राम, मतलब कि रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास क्या होगा, दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो जो प्रोडक्ट का मास है इसमें क्या करेंगे हम लोग, एयर को भी इंक्लूड करेंगे, एयर को भी इंक्लूड करेंगे, मतलब कि जितने भी गैस प्रोडक्ट में निकले हैं वो सब क्या है, रिएक्टेंट का ही पार्टिसिपेंट है। तो हम लोग एयर को, जितने भी गैस को, सबको क्या करेंगे, इसमें इंक्लूड करेंगे। तो अगर हम बात करते हैं इस, अगर एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम समझते हैं, जैसे मान लीजिए कैल्शियम कार्बोनेट की बात करते हैं। अगर कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम जब हीट करवाते हैं, जब कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करवाएंगे तो ये डिकम्पोज होता है कैल्शियम ऑक्साइड पे, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होता है, डिकम्पोज हो जाता है। तो जब देखा गया कि कैल्शियम कार्बोनेट का जो मास होता है, जो कैल्शियम कार्बोनेट का मास होता है और जो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का मास होता है, तो दोनों को जब ऐड किया गया तो देखा गया कि रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास क्या होता है, इक्वल होता है। जैसे सपोज कि अगर हम बात करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट की, तो आपको तो इस क्लास 9 में नहीं पढ़ना, लेकिन हम आपको बता देंगे आगे हमको इस सेक्शन में पढ़ना है कि कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना होता है, कार्बन का हम आपको रफली बता दे रहे हैं। जो कैल्शियम का एटॉमिक मास होता है वो होता है 40, प्लस जो कार्बन का एटॉमिक मास होता है वो होता है 12, प्लस ऑक्सीजन का मास होता है 16। तो 3 है तो 16 इंटू क्या हो जाएगा 3। तो जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो हो जाएगा 14 प्लस 12 प्लस 48। तो जब इसको ऐड कीजिएगा तो क्या होगा 10, 4 4 4 8 और 9 कितना 10, 100 ग्राम। तो जब इसका एटॉमिक मास निकाला गया तो देखा गया कि ये क्या होता है 100 ग्राम। और जब कैल्शियम ऑक्साइड का मास लिया गया, कैल्शियम ऑक्साइड का अगर मास लीजिएगा तो कैल्शियम कितना हो जाएगा, इसका एटॉमिक मास 14 और ऑक्सीजन का मास कितना 16, तो ये कितना 56 ग्राम, ये हो जाएगा 56 ग्राम। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं तो कार्बन 12 प्लस ऑक्सीजन कितना है 2, तो हो जाएगा 16 इंटू कितना 2, तो 12 प्लस 32 दैट मीन्स 44। तो ये लिया गया 44 ग्राम। इट मीन्स कि जब कैल्शियम कार्बोनेट का मास था 100 ग्राम और जब वो अलग चीज में कन्वर्ट हो गया, दैट मीन्स कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में, तो जब दोनों को ऐड किए 56 प्लस कितना 44 ग्राम, तो वो भी कितना आया 100 ग्राम आया। दैट मीन्स कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान मास ऑफ रिएक्टेंट मस्ट बी इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। तो ऐसा सिर्फ कैल्शियम कार्बोनेट के साथ नहीं होता है, जितने भी बहुत सारे रिएक्शन करवाया गया और देखा गया क्या कि मास जो रिएक्टेंट का होता है और प्रोडक्ट का मास होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। दैट मीन्स कि मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर फॉर्म, है ना। तो आप इसको लिख लीजिए। इसके बाद हम देखेंगे लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को। तो अब हम देखेंगे लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को। क्या, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शनल, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शनल। देखिए इसको हम कैसे समझेंगे। जैसे सपोज कीजिए आप बात कर रहे हैं, जैसे हम बात करेंगे वाटर की, तो आप वाटर अर्थ की पिए, चाहे आप मार्स में जाके ढूंढे, चाहे आप मून में जाके ढूंढे, तो जो उसका रेशियो होगा, जो उसका प्रोपोर्शनल होगा, वो हमेशा क्या होगा, फिक्स्ड होगा। फिक्स्ड बोलने का मतलब कि जो उसका जो प्रोपोर्शनल होगा वो हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। सिर्फ अकेला हम वाटर की बात नहीं कर रहे हैं, जितने भी सब्सटेंस है, जितने भी कंपाउंड है, अगर उसका प्रोपोर्शनल लेते हैं तो वो हमेशा ऑलवेज क्या होगा, कांस्टेंट होगा, है ना। जैसे बात करते हैं हम कार्बन डाइऑक्साइड की, कि अगर आप इंडिया की कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, चाहे ऑस्ट्रेलिया की कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, तो उसका जो प्रोपोर्शन होगा वो हमेशा क्या होगा, फिक्स्ड होगा। दैट मीन्स CO2 होगा ना। तो उन्होंने बताया था कि उनका स्टेटमेंट क्या था कि एक केमिकल कंपाउंड, उनका स्टेटमेंट था ये, एक केमिकल कंपाउंड ऑलवेज consists same element in a same proportional of mass। तो ये था क्या, ये किसने बताया, ये था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। उन्होंने क्या बताया था कि एक केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंसिस्ट सेम एलिमेंट इन सेम प्रोपोर्शनल ऑफ मास। जैसे देखिए एग्जांपल अगर हमको समझना है तो देखिए हम एग्जांपल से कैसे इसको समझेंगे। जैसे हम बात करते हैं वाटर की, H2O की अगर बात करते हैं, तो अगर हम यहाँ देखते हैं H2O में, तो यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने एटम्स है, 2 एटम्स है ना, और ऑक्सीजन के एटम्स कितने हैं, 1 है। तो जो इसका रेशियो है 2:1, ये हमेशा क्या होगा, फिक्स्ड होगा बाय क्या, वॉल्यूम।
अगर हम वही बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की, तो यहाँ कार्बन के कितने आइटम हैं? कार्बन के यहाँ 1 आइटम है और ऑक्सीजन के कितने आइटम्स? 2। तो ये भी क्या होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड जो रेशियो होगा बाई वॉल्यूम क्या होगा, ये हमेशा क्या होगा, फिक्स्ड होगा। ये हमेशा फिक्स्ड होगा, दैट मीन्स क्या होगा, कांस्टेंट होगा ना। तो यहाँ पर उन्होंने स्टेटमेंट बताया था मास के बारे में, तो यहाँ हमने बताया बाई वॉल्यूम की। अगर हम मास के बारे में बात करते हैं, जैसे हम स्टोव के बारे में बात करते हैं बाई मास, तो हम देखेंगे क्या कि हाइड्रोजन का जो मास होता है वो होता है क्या, 1। तो 2 आइटम्स हैं, तो इसका एटॉमिक मास कितना हो जाएगा, 2। और जो ऑक्सीजन का मास होता है तो ये क्या हो जाएगा, 16। तो जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो ये आएगा 1:8 बाई क्या, मास। तो ये क्या होगा, हमेशा बाई मास क्या होगा, फिक्स्ड होगा। वही अगर हम फिर से अगर कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ पर मास कितना होता है, 12, और ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, तो 2 मॉलिक्यूल्स है, तो 6 2 कितना होगा, 32, क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 32। तो इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा, तो जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये इसका 4 3 12 4 8 कितना, 32। तो जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये बाई मास इतना आएगा, दैट मीन्स 12:32 3:8। बाई मास क्या होगा, ये फिक्स्ड होगा, ऑलवेज क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो उन्होंने यही स्टेटमेंट बताया था, फिर से मैं बता दे रहा हूँ कि उन्होंने बताया था कि ए केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंसिस्ट सेम एलिमेंट इन सेम प्रोपोर्शन ऑफ मास, है ना। तो ऐसे उन्होंने समझाया था। तो आप इसको भी एग्जाम में लिखिएगा तो आपको क्या करेगा, पूरा मार्क्स मिलेगा। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर जो हम मास ले रहे हैं, कार्बन का एटॉमिक मास ले रहे हैं, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास ले रहे हैं, ऑक्सीजन का मास ले रहे हैं, ये कहाँ से आ रहा है? तो हमको क्या करना है, इसी सेक्शन के अंदर हमको एटॉमिक मास के बारे में भी पढ़ना है। अब घबराइए मत, हम नेक्स्ट सेक्शन में हम क्या करेंगे, इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि हाइड्रोजन का मास कैसे होता है। हमको अप टू 20 एलिमेंट तक हमको एटॉमिक मास याद करना है ना। तो आप इसको भी लिख लीजिए। इसके बाद हमको पढ़ना है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, जो डाल्टन ने बताया था एटम्स के बारे में, तो उसको हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो आप इसको लिख लीजिए। तो अब हम देखेंगे कि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी क्या था, है ना। तो चलिए देखते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। देखिए, ऐसा माना गया था कि जितने भी मैटर्स होते हैं वो क्या थे, छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बने होते हैं। जितने भी मैटर्स क्या थे, स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बने होते थे। लेकिन इसमें जो सबसे पहले जो थ्योरी दिया था, उन्होंने डाल्टन ने दिया था इनका थ्योरी 1808 में। लेकिन क्या हुआ कि इसमें बहुत सारे लिमिटेशन आना शुरू हो गया। लिमिटेशन आने के कारण क्या हो गया, इसमें बहुत सारे ड्रॉबैक आ गया। लेकिन जो डाल्टन थे एटम्स के बारे में पहला पोस्टुलेट दिए थे, पहला थ्योरी दिए थे, इसके कारण क्या था कि हमको इसको पढ़ना क्या था, इंपॉर्टेंट था। तो चलिए देखते हैं कि डाल्टन ने क्या क्या थ्योरी दिया था। तो जो सबसे पहला उन्होंने थ्योरी दिया था वो बताया था कि जो आइटम्स होते हैं, आइटम्स आर वेरी टाइनी पार्टिकल्स। जो आइटम्स होते हैं क्या होते हैं, वेरी टाइनी पार्टिकल, दैट मीन्स क्या, वो बहुत छोटे होते हैं, स्मॉल पार्टिकल्स। फिर उन्होंने बताया था, सेकंड में बताया था कि आइटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड nor be destroyed। मतलब आइटम्स को क्या कर सकते हैं, ना तो क्रिएट कर सकते हैं और ना तो इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। फिर उन्होंने थर्ड में बताया था कि जो आइटम्स होते हैं वो आइडेंटिकल्स होते हैं। आइटम्स आर आइडेंटिकल। फिर उन्होंने फोर्थ में बताया कि जो आइटम्स होते हैं, आइटम्स कैन नॉट बी डिवाइडेड। आइटम्स को हम डिवाइड नहीं कर सकते, आइटम्स कैन नॉट बी डिवाइडेड, है ना। तो इन्होंने क्या किया था, बहुत सारे पोस्टुलेट दिए थे, जिसमें सबसे पहला क्या था कि उन्होंने बताया था कि आइटम्स आर वेरी टाइनी पार्टिकल्स। फिर उन्होंने बताया कि आइटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। फिर बताया था उन्होंने कि जो जितने भी आइटम्स होते हैं वो क्या होते हैं, आइडेंटिकल। फिर बताया क्या कि जो आइटम्स होते हैं उसको हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो जो इनका जो थ्योरी था वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को भी सेटिस्फाइड करवाता था और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को, है ना, क्योंकि उन्होंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में बताया था और आइटम्स आइडेंटिकल है, तो ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को भी क्या किया, प्रूव किया। लेकिन क्या हुआ कि इसमें क्या हुआ कि बहुत सारे लिमिटेशन आना शुरू हो गए, बहुत सारे क्या ड्रॉबैक आना शुरू हो गए।
ये ड्रॉबैक कब आया, जब रेडियो एक्टिविटी आई। तो रेडियो एक्टिविटी क्या होता है कि रेडियो एक्टिविटी इज द प्रोसेस जिसमें एटम्स को क्या कर दिया गया, डिवाइड कर दिया गया। एटम्स को डिवाइड कर दिया गया 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स में। किसमें किसमें? जो सबसे पहला पार्टिकल्स में डिवाइड हुआ था वो सबसे पहला था इलेक्ट्रॉन, एंड सेकेंड वन इज प्रोटॉन, एंड थर्ड न्यूट्रॉन। दैट मीन्स क्या, रेडियो एक्टिविटी इज द प्रोसेस जिसमें क्या किया गया, आइटम्स को भी डिवाइड कर दिया गया, इलेक्ट्रॉन्स में, प्रोटॉन्स में एंड न्यूट्रॉन्स में। क्या किया, डिवाइड कर दिया गया, जिसके कारण क्या हुआ कि जो डाल्टन्स के जो थ्योरी थे वो गलत होना शुरू हो गया। गलत होना कैसे हो गया, क्योंकि उन्होंने बताया था कि जो आइटम्स होते हैं वो बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं, स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन बाद में रेडियो एक्टिविटी जब आई तो बताया कि आइटम्स को भी क्या कर सकते हैं, लोग डिवाइड कर सकते हैं 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स में, इलेक्ट्रॉन में, प्रोटॉन में एंड न्यूट्रॉन्स में। फिर उन्होंने बताया था कि आइटम्स कैन नॉट बी डिवाइडेड, तो ये भी क्या हो गया इनका, ये क्या हो गया, गलत हो गया स्टेटमेंट। तो इसमें इनका क्या हो गया, बहुत सारे लिमिटेशन आना शुरू हो गया, जिसके कारण क्या हुआ, बहुत सारे नए नए थ्योरी प्रोड्यूस होना शुरू हो गया, है ना। तो अब हम देखेंगे कि एक्चुअली आइटम्स होते क्या हैं, एटॉमिक रेडियस क्या होता है, एटॉमिक सिंबल कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस सेक्शन के अंदर हम ये देखेंगे, है ना। तो आप इसको लिख लीजिए सबसे पहले। अब हम बात करते हैं कि एटम्स होते क्या हैं। तो एटम्स को हम बोल सकते हैं कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, स्मॉलेस्ट नॉट स्मॉल पार्टिकल हम बोल सकते हैं। तो अगर हम बात करते हैं कि एटम्स के रेडियस की, कि एटम्स का रेडियस क्या होता है, अगर हम बात करते हैं रेडियस ऑफ एटम की, तो रेडियस ऑफ एटम क्या होता है, रेडियस ऑफ एटम होता है 10⁻⁹ मीटर। ये आपको याद रखना पड़ेगा, जिसको हम लोग बोल सकते हैं 1 नैनोमीटर। क्या बोलेंगे, 1 नैनोमीटर, दैट मीन्स 10⁻⁹ मीटर। बहुत सारे बुक में क्या होता है, एंगस्ट्रॉम में लिखा हुआ था, एंगस्ट्रॉम दैट मीन्स कि बहुत सारे बुक में आपको रहेगा क्या, 10⁻⁻10 मीटर, दैट मीन्स 1 एंगस्ट्रॉम, है ना। तो दोनों आपको मिलेगा देखने को। अब क्या होता है कि जो आइटम्स है उसको हम नॉर्मल आई से नहीं देख सकते हैं, इवन माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते हैं इस आइटम को। तो हम आइटम्स को कैसे देख पाते हैं, तो आइटम्स को हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से। अब इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप का नाम है जिसका नाम है STM, जिसको हम बोलते हैं स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप, स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप, इसका नाम क्या है, स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप। अब क्या है कि जो STM है, इससे भी हम आइटम्स को क्लियर नहीं देख सकते हैं। अगर इसे हम अगर देखते हैं आइटम्स को, तो वो भी दिखेंगे क्या, ब्लर स्फीयर में क्या करते हैं, ये दिखाई देते हैं। तो अब हम देखेंगे कि आइटम्स का सिंबल का क्या होता है, आइटम को हम कैसे सिंबलाइज कर सकते हैं, है ना। तो चलिए इसको भी आप लिख लीजिए। चलिए देखिए, यहाँ पर आपको एक फिगर दिखाई दे रहा होगा, हेयर आर रिटन फ्यू सिंबल ऑफ द एलिमेंट। ये सिंबल ऑफ एलिमेंट पहले के समय में लिए गए थे, जो डाल्टन्स ने शो किए थे। इनको याद करना क्या है, बहुत ही मुश्किल है। आई नो दैट, जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन ये बताया गया था। फिर क्या हुआ कि फिर इन सिंबल को रिप्लेस किया गया उनके लैटिन नेम से, फर्स्ट लेटर से, या जिस नाम से एलिमेंट बना है उसका फर्स्ट लेटर या फर्स्ट 2 लेटर से क्या गया, इसके सिंबल को लिया गया, है ना। तो चलिए अब हम देखेंगे मॉडर्न पीरियोडिक सिंबल कि कैसे मॉडर्न पीरियोडिक सिंबल को दिया गया था। अब हम देखेंगे मॉडर्न सिंबल ऑफ एलिमेंट। देखिए कैसे मॉडल दिया गया था, मॉडर्न सिंबल ऑफ एन एलिमेंट। आपको क्या करना है, 20 तक याद रखना है, हम लिखवा दे रहे हैं इसको है। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं एलिमेंट की, एलिमेंट, उसके बाद एलिमेंट के बाद हम लोग लिखते हैं सिंबल, और इसी में हम लोग क्या करते हैं, एटॉमिक नंबर को भी लिख लेते हैं, एटॉमिक नंबर। देखिए सबसे पहले हम एलिमेंट की बात करते हैं हाइड्रोजन की। फर्स्ट वन
हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का जो सिंबल था वो क्या था, H, इसका एटॉमिक नंबर होगा 1। उसके बाद हम सेकंड में बात करते हैं हीलियम की। हीलियम, इसका सिंबल था He, फर्स्ट 2 लेटर्स लिया गया था, या तो फर्स्ट लेटर से, ये फर्स्ट लेटर से, ये फर्स्ट 2 लेटर से हीलियम, इसका एटॉमिक नंबर 2। उसके बाद हम थर्ड में बात करते हैं लिथियम की। लिथियम, जिसका सिंबल था Li, फर्स्ट 2 लेटर, इसका एटॉमिक नंबर 3। उसके बाद बात करते हैं 4 की बेरिलियम। बेरिलियम, इसको लिया गया था फर्स्ट 2 लेटर से, इसका एटॉमिक नंबर 4। उसके बाद बात करते हैं फिफ्थ की। फिफ्थ में लिया गया था क्या, बोरोन, जिसका सिंबल था फर्स्ट लेटर था, इसका एटॉमिक नंबर 5। 6 में था कार्बन, जिसका सिंबल था फर्स्ट लेटर, इसका एटॉमिक नंबर 6। 7 में बात करते हैं नाइट्रोजन, इसका सिंबल था फर्स्ट लेटर, फर्स्ट लेटर, इसका एटॉमिक नंबर 7। उसके बाद बात करते हैं हम 8 की ऑक्सीजन, इसका सिंबल था फर्स्ट लेटर, इसका एटॉमिक नंबर क्या, 8। लास्ट में हम बात कर देते हैं फ्लोरीन की। फ्लोरीन, इसका भी फर्स्ट लेटर था, इसका एटॉमिक नंबर 9। ठीक, तो आपको लिखिए और भी लिखवा दे रहे हैं, इसको पहले लिख लीजिए आप। उसके बाद था, इसको आप लिख लिए। उसके बाद था कहाँ तक हमने लिखा था, 9 तक ना, फ्लोरीन। फ्लोरीन के बाद था 10 में नियोन, इसका था सिंबल फर्स्ट सेकंड लेटर से लिया गया था, और इसका एटॉमिक नंबर 10। 11th में था सोडियम। अब देखिए सोडियम का सिंबल S होना चाहिए, SO, लेकिन लिया गया था क्या, Na। हम इसको बता देंगे, इसको लिया गया था लैटिन नेम से, लैटिन नेम नेट्रियम से लिया गया था। हम एक अलग बता देंगे कि किसको लैटिन नेम से एलिमेंट को रिप्रेजेंट किया गया है। ये सोडियम क्या था, लैटिन नेम से लिया गया था नेट्रियम से, इसका एटॉमिक नंबर कितना था, 11। बात करते हैं उसके बाद मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम, इसका एटॉमिक नंबर सिंबल था Mg, इसका एटॉमिक नंबर 12। उसके बाद बात करते हैं एल्यूमिनियम की। इसका सिंबल था Al, फर्स्ट 2 लेटर Al। उसके बाद हम बात करते हैं सिलिकॉन की। सिलिकॉन का सिंबल था फर्स्ट 2 लेटर, इसका एटॉमिक नंबर 14। उसके बाद बात करते हैं फॉस्फोरस। इसका सिंबल था फर्स्ट लेटर, इसका एटॉमिक नंबर 15। उसके बाद बात करते हैं हम 16 की सल्फर। सिंबल था फर्स्ट लेटर, इसका एटॉमिक नंबर 16। 17 में बात करते हैं, 17 में किसका था, क्लोरीन, इसका रिप्रेजेंट करते हैं Cl से, इसका एटॉमिक नंबर 17। उसके बाद बात करते हैं ऑर्गन की। ऑर्गन, इसका सिंबल था फर्स्ट 2 लेटर Ar, इसका एटॉमिक नंबर 18। 19 में बात करते हैं, 19 में था पोटासियम। देखिए पोटासियम का होना चाहिए P या PO, लेकिन लिया गया था क्या, K लिया गया था। इसको भी क्या गया था, लैटिन नेम से लिया गया था कैलियम से, इसको भी हम लिखवा देंगे K। लास्ट में था कैल्शियम। आपको क्या करना है, 20 तक याद रखना है। कैल्शियम का फर्स्ट 2 लेटर्स लिया गया था Ca, इसका टर्म नंबर 20। तो ये था मॉडर्न सिंबल ऑफ एन एलिमेंट। आपको क्या करना है, 20 तक याद रखना है। इससे क्या होगा, ये आपके लिए बहुत ही यूजफुल है। जब तक आप केमिस्ट्री पढ़ेगा तब तक ये क्या होगा, आपके लिए यूजफुल होगा। तो चलिए आप इसको भी लिख लीजिए, फिर हम कुछ लैटिन नेम लिखवा देते हैं आपको। तो देखिए यहाँ पर आपको कुछ फिगर दिख रहा होगा। इसमें सबसे पहले दिया हुआ है एलिमेंट, सिंबल, फिर उसका लैटिन नेम। तो सबसे पहले यहाँ पर दिखा रहा है एंटीनोमी, जिसका सिंबल क्या था, Sb, जिसको लैटिन नेम से लिया गया था स्टिम्बियम से लिया गया था। उसके बाद आता है कॉपर का जो सिंबल था Cu,
इसको लैटिन नेम से लिया गया था क्यूप्रम से। उसके बाद आता है गोल्ड। गोल्ड का जो सिंबल था क्या, AU, इसका लैटिन नेम से लिया गया था ऑरम। उसके बाद बात करते हैं हम आयरन की। आयरन का सिंबल था क्या, Fe, जिसको लैटिन नेम से लिया गया था फेरम से। उसके बाद लेड, इसका सिंबल था PB, जिसका नाम था लैटिन नेम में प्लम्बम। उसके बाद देखिएगा आप क्या था, मर्क्यूरी। मर्क्यूरी का Hg, जिसको लिया गया था हाइड्रागायरम। हाइड्रागायरम लैटिन नेम से लिया गया था। उसके बाद आया पोटासियम। पोटासियम का सिंबल K, जिसको लैटिन नेम से लिया गया था कैलियम से। उसके बाद बात करते हैं हम सिल्वर की। सिल्वर का सिंबल Ag, जिसको लिया गया था अर्जेंटिनम लैटिन नेम से। उसके बाद सोडियम। सोडियम का सिंबल Na, उसको लैटिन नेम नेट्रियम से लिया गया था। उसके बाद पोटासियम। पोटासियम को लिया गया था किस सिंबल से, पोटासियम तो हमने देख लिया था। उसके बाद हम देख रहे हैं टीन। टीन को लिया गया था सिंबल Sn से, जिसको लैटिन नेम था क्या, स्टेनम। उसके बाद लास्ट हम बात करते हैं टंगस्टन की, जो बहुत कम जगह आपको देखने को मिलेगा, जिसका सिंबल था W, जिसका लैटिन नेम था वोल्फ्राम। ओके, तो आपको क्या करना है, ये लैटिन नेम को याद रखना है, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास 9th में लैटिन नेम आता है एग्जाम में, तो आप इसको याद कर लीजिएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट डे। ओके, थैंक यू।